Hey everyone, welcome to this video। आज हम डिस्कस करेंगे कि आज का जो न्यूज़पेपर आया है हिंदू का 11 अगस्त 22 का। उसमें क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त लोगों में से शेयर कर देना। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर, जो कि बात करता है जीएसटी कंपनसेशन के बारे में। ओके, सो बिफोर कमिंग टू द जीएसटी कंपनसेशन वी हैव टू नो व्हाट इज जीएसटी एंड व्हाट इज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जीएसटी is goods and service tax. It is a kind of indirect tax. ओके, जीएसटी के पहले जो था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि था डायरेक्ट टैक्स। ओके, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है? ये आया था 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 में। ओके, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 279 ए। याद रखना, ए कैपिटल में जो डिनोट होता है वो अमेंडमेंट होता है। जो भी आपका ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी आपका कैपिटल लेटर में होगा तो वो अमेंडमेंट ही होगा। ओके, सो 279 ए में आया जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कैसे बनाया जाता है ये बताता है 279 ए। ये बताता है बाय प्रेसिडेंट जीएसटी काउंसिल बनाया जाता है। यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी इसका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं टू द काउंसिल। एक्स ऑफिशियो मीन्स उनके पोस्ट के साथ साथ ही वो जुड़ा हुआ है, वो उस पोस्ट में जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी बन जाएंगे। किसका? जीएसटी काउंसिल में। ओके, ऑटोमेटिक वो पोस्ट में जाएंगे और इनका सेक्रेटरी और उनका सेक्रेटरी। ओके, इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। जैसे होते हैं हमारा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट उनके पोस्ट के साथ साथ भी राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाते हैं। उसी तरह से इंडियन रेवेन्यू सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल। सो नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज कंपनसेशन, व्हाट इज जीएसटी कंपनसेशन। सो जीएसटी आने के बाद जो प्रीवियसली था वैट था, जो वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स था, उससे कुछ स्टेट्स को अपोज किया गया है, कुछ स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, कुछ स्टेट्स ने जीएसटी को अपोज किया और बोले कि हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो जाएगा, हमारा हम लॉस में चले जाएंगे, उनका रेवेन्यू लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आया था, जीएसटी कंपनसेशन स्कीम। So what does that scheme actually mean? It is that if the states are failing some loss of, if the states are facing some loss of revenue, then the union government will give some amount of compensation to them. It is known as GST compensation. Okay. So इसका कुछ क्राइटेरिया है। ऐसे नहीं कि सब आएंगे और बता देंगे हम लॉस में चले गए, हम रेवेन्यू लॉस में चले गए, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गया हमारा। सो इसका कॉस्ट जो है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है, कितना लॉस होना चाहिए तो ही आपको मिलेगा जीएसटी कंपनसेशन। सो इसको डिफाइन किया गया है, इफ द स्टेट्स फेल टू मेंटेन ग्रोथ ऑफ बिलो 14%। अगर किसी स्टेट्स का ग्रोथ ईयरली पर annum 14% से नीचे हो रहा है तो उसी को ही मिलेगा जीएसटी कंपनसेशन। और जो जीएसटी कंपनसेशन जो स्टेट्स को दिया जाता है वो आता है कंपनसेशन सेस से। ये एक टाइप का सेस है। सेस और सरचार्ज क्या है, ये आपके ऊपर एक टास्क मैंने दिया है, सेस एंड सरचार्ज। प्लीज research it on your own and please differentiate between them. Okay, what is cess and what is surcharge? What are the example of cess and what are the examples of surcharge? Basically,
please differentiate them in some 5 to 8 lines. Okay, you will get the answer. So ये था हमारा जीएसटी कंपनसेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू एंड मोर। अगर आपको रीड करना है तो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 46 में जीएसटी काउंसिल के बारे में बहुत सारे बातें दिया गया है, बहुत सारे फैक्ट्स दिया गया है, बहुत सारे उसमें बहुत सारे आपको नॉलेज मिल सकता है। तो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 46 अगर न्यू एडिशन का बात करें तो मेरे को आइडिया नहीं है, पर मेरे पास 5th एडिशन है, तो उसमें 46 चैप्टर में ये दिया गया है। 5th एडिशन जो ग्रीन वाला बुक है उसमें से 46 में चैप्टर में आपको मिल जाएगा जीएसटी और जीएसटी काउंसिल के बारे में। सो आप प्लीज refer the book. Okay, so the next news comes that about the new CJI. So new CJI कौन बने? CJI means the Chief Justice of India. न्यू CJI जो 49th CJI बने उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित जी हमारा 49th CJI बने, पर उनका टर्न ओनली फॉर 3 मंथ्स है। उनका रिटायरमेंट आ जाएगा, एज हो जाएगा 3 मंथ्स में। कितना 65 होता है सुप्रीम कोर्ट के CJI का, ठीक है। सो 3 मंथ्स में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। सो 3 मंथ्स के लिए ये जो यू ललित है वो 49 CJI बने। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द CJI फर्स्ट। ओके, CJI इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का हेड आप बोल सकते हैं, और जुडिशियल अथॉरिटी का नॉट ओनली द सुप्रीम कोर्ट बट ऑल्सो ऑल द जुडिशियल अथॉरिटी का ये लीडर होते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, बहुत ही पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑल्सो। ओके, सो कन्वेंशनली the senior most justice judges are appointed as the chief justice of India. जो भी सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कन्वेंशनली मीन्स एक प्रथा टाइप का होता है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें से जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो सीजीआई बनते हैं। लेकिन ये वायलेट हो गया कब? 1973 में, जब एएन रे साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, पर वो सीनियर मोस्ट जज नहीं थे। और 1977 में एम यू बेग बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं थे सीनियर मोस्ट जज। सो ये कन्वेंशन एक तरफ से वायलेट हो गया। ओके, वायलेट हो गया 1973 एंड 1977 किसके लिए, मतलब कौन बने थे? एएन रे एंड एम यू बेग। ये किस लिए हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट जो होता है, यूनियन गवर्नमेंट, एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कर रहा था जुडिशियरी। जुडिशियरी एक सेपरेट ऑर्गन, कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं था आप कह सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एक टाइप का कंट्रोल कर रहा था। सो ये कटल हुआ कब? सेकंड जज केस ऑफ 1993। ओनली सीनियर मोस्ट जज विल बी सीजीआई। ओके, सेकंड जज केस जब आया 1993 में, उसी टाइम में क्या गया कि जो कन्वेंशनली चल रहा था कि सीनियर मोस्ट जज होंगे, वही होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो आपके लिए और एक टास्क में दे देता हूँ। देखिए, मैं तो आपको आप चाहते हो तो मैं आपको स्पून फीड करा दूंगा, सॉरी स्पून फीड करा दूंगा, पर इससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आप मेरे से सुनेंगे, बाद में जाके भूल जाएंगे। तो आपको मैं एक टास्क टाइप का दे देता हूँ, आप अपने आप से रिसर्च करना। वो टास्क है फर्स्ट केस, sorry, all the judges cases, all the judges cases and their decisions, their judgments. प्लीज इसको एक नोट बनाते हुए जाना, और अगर आप 1-2 साल से पढ़ रहे हो तो इसको रिवाइज करते हुए जाना इस न्यूज को, कि फर्स्ट जज केस में क्या हुआ था, सेकंड जज केस में क्या हुआ था, थर्ड जज केस में क्या हुआ था। अब इसको रिवाइज करते हुए जाना, किस में एग्जीक्यूटिव पावरफुल बन गया था, किस में एग्जीक्यूटिव से हाथ से पावर चला गया था। ये सब मैं तो बता सकता हूँ, पर आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप न्यूज देखते जैसे ऐसे ही चले जाएंगे यहाँ से सुन के। सो
प्लीज रिसर्च इट ऑन योर ओन। ये आपको लक्ष्मीकांत का सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में मिल जाएगा, फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में आपको मिल जाएगा। ऑल द जजेस केसेस, फर्स्ट जजेस केसेस, सेकंड जजेस केसेस, थर्ड जजेस केसेस। ओके, सो प्लीज रिसर्च इट ऑन योर ओन। एंड एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज गूगल मत करना। गूगल करेंगे तो एक चीज का एक ही आंसर मिलेगा आपको। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो एक चीज का 4 आंसर, 5 आंसर, बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिल सकता है। ठीक है, सो ये जो सीजेआई होते हैं उनका अपॉइंटमेंट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में दिया गया है। ये होते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, इनका क्वालिफिकेशन होता है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इनके पास कोई भी हाई कोर्ट में 5 इयर्स तक का जजेस होना चाहिए, 5 ईयर तक का किसी भी हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, और 10 ईयर तक का किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए। और इनका रिटायरमेंट एज है 65। फंक्शंस क्या है इनका? ये होते हैं लीडर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, ड्यूटीज, जो भी ड्यूटीज इनका है, किनका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उनका सब ड्यूटीज आर्टिकल 145 में दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ प्रोसीजर 1966 में दिया गया है। प्लीज आप ये फैक्ट को नोट करते हुए जाना। ड्यूटीज उनका जो आर्टिकल था उनके लिए, सीजीआई जो अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट 124(2) क्लॉज 2 में, ये आपको याद रखना चाहिए। और आर्टिकल 145 एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1966 के बारे में आपको याद रखना चाहिए। ये एक मस्त क्वेश्चन आता है, यूपीएससी होगा आपको, स्टेट पीसीएस हो गया, ये आपको क्वेश्चन आता ही आता है। Who is known as the master of roaster? CGI is known as the master of roaster. आपके इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड ऑल में। मास्टर ऑफ रोस्टर किसको कहा जाता है? हु इज नोन एज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। सो इनको क्यों बोला जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर, ये हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल बेंचेस बनता है, जो आप पढ़े होंगे कि कभी ना कभी न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में आप देखे होंगे कि 3 जज बेंच बन गया, 5 जज बेंच बन गया। तो ये सब बेंचेस सिर्फ सीजीआई ही बनाते हैं। हिज एबिलिटी टू फॉर्म बेंचेस टू हियर केसेस। सुप्रीम कोर्ट में जो भी जुडिशल बेंच बनता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हेड करते हैं। सो इनको इसीलिए मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये था आज का जो यू ललित साहब जो सीजीआई बनते हैं उनके ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन। आशा करता हूँ आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। उसके बाद जो न्यूज आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022। ओके, सो इस बिल के ऊपर हमको ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल फॉर्मेट में है। ये जब एक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, जब प्रेसिडेंट मुर्मू मैम इसको एक्शन दे देंगे, तभी इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मोटा मोटा जान लेते हैं इसका हिस्ट्री क्या था और कि ये किस लिए आया था। सो इसका हिस्ट्री था 2003 एंड अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसको लाया था। किस लिए? टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू द जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस तरह से जनरेट करना है इलेक्ट्रिसिटी को, किस तरह से इसको ट्रांसमिट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रेडिंग करना है, किस तरह से इसको फेयरली यूज करे, किस तरह से इसको अच्छे से हैंडल करे इलेक्ट्रिसिटी को। इसीलिए वाजपेयी सरकार ने 2003 में इसको लाया था। किसको? इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2003। ओके, और किस लिए लाया गया था इसको? ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ये सब तो हो गया साहब, इसके बाद तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए ना। तो ये भी एक प्रोविजन था कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द एरियाज। रैशनलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, जो भी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स होते हैं वो इतना नहीं बढ़ा देना चाहिए कि लोग इलेक्ट्रिसिटी ना ही खरीदें। कुछ उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि इतना आप पावर कंज्यूम करेंगे तो इतना ही बिल आएगा। कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि इतना कम नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ रैशनलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग सब्सिडीज एंड कुछ जो भी सब पॉलिसीज
बनाया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, ना कि इतना रिजिड होना चाहिए। सो ये दोनों ही एम था इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2003 का। इसको अमेंड किया जा रहा है 2022 में। अगर एक्ट बन गया तो we'll discuss it further briefly. अभी कोई जरूरत नहीं है, no need to lose sleep. Okay, so the next जो न्यूज आया हुआ है वो है पीएम अर्बन स्कीम। सो व्हाट इज दिस पीएम अर्बन स्कीम? दिस इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम ये आया था 2015 में। ओके, किस लिए आया था? 112 करोड़ होम अर्बन एरिया में बनाना था इनको बाय अगस्त 15 2022। जो आजादी का अमृत महोत्सव होने का प्रपोजल था, उसी को लेके अगस्त 15 2022 तक 112 करोड़ घर बनाने की इनका इसका एम था, ठीक है। बट ये हो नहीं पाया, सो इसको यूनियन गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दिया है। कब तक? दिसंबर 31 2024 तक। ओके, एंड इसको किस मिनिस्ट्री का अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, सो ये था इसका कुछ इंपोर्टेंट न्यूज। ज़्यादा वीडियो को खींचना नहीं चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था आज का न्यूज़पेपर एपीसी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना वीडियो को, आपके दोस्त लोगों में से शेयर करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट इस वीडियो को चाहिए, मेरे को चाहिए, तो प्लीज़ यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन as well. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका एडिटोरियल सेशन हम इवनिंग में करेंगे। तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर, sayonara.